Hello guys, welcome to my YouTube channel Code with Vishakha and आज हम पढ़ेंगे SJF which stands for Shortest Job First and in my last video I will discuss FCFS scheduling algorithm. You can watch my last video. Okay, and in today's video I will discuss SJF. Okay. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज SJF एंड व्हाट इज इट्स शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज इट. ओके, सो बेसिकली SJF इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. मतलब हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वर्ड से ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए. बेसिकली शॉर्टेस्ट मीन्स बेसिकली स्मॉलर. Okay, job basically in operating system, job basically refers to the access of a process to CPU. means एक प्रोसेस मेरी कितनी देर मेरे CPU में रहेगी उसी चीज़ को हम बोलते हैं बेसिकली जॉब. सपोज डैट आई हैव टू प्रोसेस P1 एंड P2 और हमें इनमें से सिलेक्ट करना है किसकी जॉब शॉर्टेस्ट है या फिर किसकी जॉब स्मॉलर है. सपोज P1 का बर्स्ट टाइम है मेरा 3, P2 का बर्स्ट टाइम है मेरा 5. तो बेसिकली किसकी मेरी जॉब छोटी हुई, बेसिकली मेरे P1 प्रोसेस. मीन्स P1 प्रोसेस को मेरे जो CPU का एक्सेस है वो कम टाइम के लिए चाहिए क्योंकि जो इसका एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरा इन 3 while for P2 it will take 5. Okay. So basically the first question which must come to our mind is means हमने FCFS पढ़ी, पहले हमने FCFS पढ़ी. So basically अब हमें SJF की रिक्वायरमेंट क्यों है. बेसिकली हमारे FCFS में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और यू कैन से ड्रॉबैक ये था कि इसमें अगर मेरी कोई प्रोसेस अगर मेरी 10 टाइम ले रही है, P2 अगर मेरी 2 ले रही है और P3 अगर मेरी 5 ले रही है. बेसिकली अगर इसमें मेरी P1 अगर एक बार CPU में चलेगी, सपोज ये मेरा CPU है, अगर इसका अराइवल टाइम 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है. बेसिकली अगर ये मेरी एक बार CPU में चली गई तो ये मेरी तभी बाहर आएगी जब मेरा इसका एग्जीक्यूशन बेसिकली मेरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये क्या है मेरी नॉन प्री एम्प्टिव. और बेसिकली नॉन प्री एम्प्टिव मेरी क्या होती है, नॉन प्री एम्प्टिव का मतलब है अगर किसी प्रोसेस को मेरा CPU का एक्सेस मिल गया तो वो मेरा सिर्फ 2 ही केसेस में मेरी CPU को लीव करेगी. केस 1 कि वो मेरी टर्मिनेट हो जाए एंड केस 2 कि उसे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या कोई इवेंट परफॉर्म करना हो. बेसिकली एंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कंसीडर दैट आवर प्रोसेस डोंट नीड एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. सो बेसिकली सिर्फ एक ही इसके पास बेसिकली रीज़न है टू लीव द CPU. ओके, एंड हेयर मीन्स अगर हमारी P1 एग्जीक्यूट हो रही है, ओके, और ये हमारी बड़ी है तो मतलब जो हमारी स्मॉलर प्रोसेसेस हैं लाइक मेरी P2 है, लाइक मेरी P3 है, भाई ये तो मेरी बाहर ही है ना, ये तो मेरी वेट करती रहेंगी ना CPU का, ये तो मेरी CPU का वेट ही करती रहेंगी ना. मतलब मेरी एक बड़ी एग्जीक्यूशन जिसे चाहिए मेरा 100 टाइम वो मेरी एग्जीक्यूट हो रही है और जो मेरी छोटी प्रोसेस हैं वो मेरा वेट कर रही हैं CPU का. भाई तो ये एक डिसएडवांटेज है ना, जबकि हम क्या चाहते हैं कि भाई जो हमारी छोटी प्रोसेसेस हैं वो हमारा जल्दी ख़त्म हो जाए, जबकि हमारी बड़ी चली जा रही है, बड़ी हमारी सिर्फ रनिंग एंड इट विल टेक टू मच टाइम. वाइल
जो हमारी छोटी प्रोसेस है वो वेट करे जा रही है। तो यही इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमारी SJF बेसिकली SJF का क्राइटेरिया ये है कि जो हमारी स्मॉल प्रोसेसेस हैं या फिर जिस भी प्रोसेस का हमारा बर्स्ट टाइम कम है, सबसे पहले उनको CPU का एक्सेस देना है। लाइक इन दिस केस जो हमारा ये वाला एग्जांपल हम ले रहे थे, इसमें हमारा सबसे पहला एक्सेस हमारा 0 को मिलेगा, क्योंकि हमारा 0 सबसे पहले हम P1 हमारा सबसे पहले अराइव हो रहा है, 0 अराइवल टाइम है, एंड उसके बाद हमारा जिसका भी कम होगा उसे लेंगे। मीन्स जिसका हमारा बर्स्ट टाइम कम है सबसे पहले हम उसे अपने CPU का एक्सेस देंगे। ओके, आई होप दिस विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्मॉलर बर्स्ट टाइम फर्स्ट मीन्स जिस भी प्रोसेस का हमारा बर्स्ट टाइम कम है, लाइक वी हैव P1, P2, P3, इसका हमारा बर्स्ट टाइम 2 है, इसका हमारा 5 है, इसका 7 है, तो हम सबसे पहले P1 को अपने CPU का एक्सेस देंगे, क्योंकि ये हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, जैसे ही हमारा फिनिश होगा देन हम मूव करेंगे अपनी अनदर प्रोसेस को जिसका रिमेनिंग में सबसे कम हमारा बर्स्ट टाइम है। ओके, एंड टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स अगर मेरी कोई प्रोसेस मेरी CPU में गई तो वो मेरी लीव करेगी CPU को आफ्टर इट्स कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन। मीन्स जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तभी वो मेरा CPU लीव करेगी। ओके, सो बेसिकली द बेसिक क्वेश्चन विच कम टू आवर माइंड इज दैट अगर हमारी दो प्रोसेसेस का अगर बर्स्ट टाइम सेम हो गया तो हमारा क्या होगा। सो बेसिकली हम क्या लगाएंगे, हम बेसिकली टाइप ब्रेकर यूज़ करेंगे। टाइप ब्रेकर मीन्स अगर हमारा बर्स्ट टाइम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस का सेम है तो हम देखेंगे अराइवल टाइम। बेसिकली जिस भी प्रोसेस का अराइवल टाइम कम होगा हम उसको लेंगे। एंड ये इज़ इट ऑल्सो पॉसिबल कि हमारे 2 से ज़्यादा प्रोसेस का अराइवल टाइम भी सेम हो, देन हम लगाएंगे अपनी ID। ओके, लाइक चेक बर्स्ट टाइम फर्स्ट, अगर ये इक्वल है तो अराइवल टाइम, एंड अगर मेरा अराइवल टाइम भी इक्वल है तो देन चेक प्रोसेस ID। Okay, I will explain example also and how you solve the question using SJF. Okay, I will discuss 2 questions using SJF in this video. Okay, so this is our question and we need to solve this question using SJF scheduling algorithm. Okay, basically in this question we have 3 processes P1, P2, P3 and all the processes have same arrival time 0. They have burst time and sorry, I will write the completion time. I will remove the completion time from here. Okay, and first we will draw the Gantt chart. Basic I will also told in the last video, basically जो हमारी किस सारी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है इनका सिर्फ Gantt चार्ट तक ही हमारा डिफरेंस है। अगर आपने किसी भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का एक बार Gantt चार्ट कंप्लीट कर लिया देन द रिमेनिंग प्रोसेस इज सिमिलर इन ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ओके, लेट्स ड्रॉ द Gantt chart first, and if you have any query you can ask me in comment section. Okay, because I want to give the quality content. Okay, okay, so basically arrival time of all the processes are same. Okay, so we cannot
take directly. But in SGF, remember this, we have to focus on burst time. Okay, so all three have similar burst time, but we have to find the one who have the smallest burst time, basically P2 and P3, but P2 and P3 also have same. So you can use this approach. Check burst time, which have the smallest one. P2 and P3 both have same. Okay, then equal. Then check for arrival time. Both have same arrival time also. Then check process ID. Okay, so process ID means we give the basically priority or preference to P2 because it has smallest ID. Okay, so we write down P2. We start from 0 always, and we, because it is a non preemptive approach, so we have to complete the process. So what is the burst time? 3. 0 3 3. Okay, then we have remaining processes P1 and P2. In remaining ones which have the smallest burst time, P3. Use P3 and the burst time is 3. Then 3 plus 3 is 6. Okay, then remaining one is P1. P1 have burst time 27. Okay, 27 and 3 30 and 3 33. Okay, write down completion time. बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्योंकि हमारा P1 बिकॉज इट इज़ नॉट इन सीक्वेंस, सो हेयर P1 present in the last, so write down its completion time. Then P2 completion time is here. Okay, so make sure you write the same or correct completion time. P2 completion time, then P3. Okay, now find the turnaround time. So we need to find turnaround time, which is equals to CT minus AT, completion time minus arrival time. So completion time you can directly write. Okay, and arrival time basically present here. All the processes have same arrival time, which is 0. 33 3 6. Waiting time basically is equals to TAT minus VT, turn around time minus burst time. So basically turn around time is 33 3 6. Okay, and burst time 27 3 3 6 0, and 6 minus 3 equals to 3. Basically, which type of questions are asked? In many exams, they ask about the sequence of completion. Okay, if they ask about sequence of completion, then sequence of completion is, as you can see, first P2 is complete, then P3, then P1. Now average waiting time. Write down all the waiting time and calculate the average. 6 plus
0 plus 3 because we have total 3 processes, that's why we divide with 3. 6 plus 3 9. 9 divided by 3 equals to 3. Okay, and in next part, calculate average turnaround time. Write down all the turnaround time and calculate average. 33, then 3, then 6 and divide by 3. Okay, 33, then 3, 36 and 4, 40 and 42 by 3. 4 is 12, basically 14. Okay. Now this is our second question. Okay, so basically in our second question, 4 processes are given and each process have different arrival time. Okay, and burst time are also given. First, draw the Gantt chart. Okay, start with 0. Okay, initially we start the time from 0 and at 0 arrival time only one process is arrive, only P1 is arrive. Okay, so यहाँ पे हम बस टाइम का बेसिस चेक नहीं करेंगे कि किसका बस टाइम स्मॉल है, क्योंकि 0 अराइवल टाइम पे बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली उसको ही अपने गैंट चार्ट में ऐड करेंगे. तो जस्ट ऐड P1 into our Gantt chart and the burst time of P1 is 5. Okay, so 0 plus 5, 5. Okay, now as time becomes 5, all the remaining processes are arrive, P2, P3, P4. Okay, now we have P1, P3, P4. Okay, so find which one have the smallest burst time. So P4 have the smallest burst time, so select P4. And once we add the process into Gantt chart, so we have to complete this because SGF is non-preemptive approach. Okay, so the burst time of P4 is 2. So total time is 7. 5 plus 2, 7. Okay, now we have remaining process P2 and P3. So smallest burst time is 3. That's why हम select P2. And P2 का burst time 3 है. So write down 3. 7 plus 3, 10. Okay, now only last process is remaining, P3. Select P3 and the burst time of P3 is 4 and the total time becomes 14. Okay, now our Gantt chart is completed. Now we use this Gantt chart to complete our completion time, turnaround time and waiting time. Okay, so completion time is we calculate using Gantt chart. Okay, so where P1 is present here and the completion time of P1 is 5, P2 10, P3 14 and P4 7. बस यहाँ पे इंश्योर करना है कि हम जो कंप्लीशन टाइम ले रहे हैं वो अपने सही प्रोसेस का ले रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं है. ओके, नाउ कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम. बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ टर्न अराउंड टाइम इज completion time minus arrival time. Okay, as you can see here, turnaround time basically completion time minus arrival time, and waiting time is TAT minus BT. Basically WT is TAT minus BT. BT is nothing but burst time. Write down all the completion time. Subtract arrival time. Basically arrival time is 0, 1, 2, 4. 5 minus 0, 5. 10 minus 1, 9. 14 minus 2, 12. 7 minus 4, 3. Waiting time TAT 5 minus BT 9, 12, 13, and subtract burst time 5, 3, 4, 2. 5 minus 5, 0. 9 minus 3, 6. 12 minus 4, 8, and 3 minus 2, 1. Okay. If in question they ask about the completion sequence, okay, so basically completion sequence is P1, then P4, then P2, then P3. Okay, now come to second part, in which we have to calculate average turn around time. So write down all the turn around time and write down all the TAT. So basically turn around time is given here. Write down all these. 5 plus 9 plus 12 and plus 3. And now in this question, because we have total number of processes 4, that's why we will divide with 4. Okay, and this will become 15, 20 and 29 by 4. It's basically 7.25. Okay, this is our average turn around time. And in another part we have to calculate average waiting time. So write down all the waiting time here and divide by 4. It comes basically 14 and 115, 4, 3.75. This is our average waiting time. Okay, now come to advantages of SJF. Basically minimum average waiting time and minimum average turn around time among non-preemptive scheduling algorithms. मीन्स जो हमारी SJF है ये हमें मिनिमम टर्न अराउंड टाइम एंड मिनिमम टैट एंड मिनिमम वेटिंग टाइम देती है. मीन्स जितनी भी हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है
उनमें से जो हमारा सबसे कम, सबसे मिनिमम डेट एंड वेटिंग टाइम देती है वो हमारी SGF है, अमंग ऑल नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ओके, सो ये इसका एक एडवांटेज है क्योंकि सबसे कम हमें मिनिमम टर्नअराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम इसमें ही मिलता है जब हम नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं। नाउ कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ SGF। बेसिकली फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज SGF का जो है बेसिकली ये है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज बर्स्ट टाइम इज नॉट नोन इन एडवांस। ओके, लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल लाइक वी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन एंड वी आर प्लेइंग गेम, लाइक हम कोई गेम खेल रहे हैं। सो इस चीज़ का हमें भी नहीं पता है कि हम कितने टाइम के लिए गेम खेल रहे हैं। सो बेसिक जब हम गेम खेल रहे हैं तो बेसिकली गेम हमारा एक प्रोसेस है, ओके, जो कि हमारा एक्सेस कर रहा है हमारा CPU को और प्रोसेस को। जब कोई यूज़र प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा है हमारे CPU में तो हमारे यूज़र को भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है कि हम कितने टाइम के लिए लाइक यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या फिर हम गेम खेल रहे हैं। सो हम कैसे एडवांस में पता कर सकते हैं कि हमारा बर्स्ट टाइम कितना है। सो बेसिकली डेट्स वाई ये हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड अनदर डिसएडवांटेज इज़ नो ऑप्शन ऑफ प्रीम्पशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है ये हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, सो इसमें कोई प्रीम्पशन पॉसिबल नहीं है। लॉन्गर प्रोसेस में सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन, लाइक अगर हमारे पास P1, P2, P3 है। P1 का हमारा जो बर्स्ट टाइम है बेसिकली हमारा 1 है, P2 का हमारा 2 है एंड P3 का हमारा 10 है। लाइक सबसे पहले हम इसमें अपना जो एक्सेस देंगे CPU का पहले अपने P1 को देंगे क्योंकि बर्स्ट टाइम सबसे कम है P1 का, फिर हम अपने P2 को देंगे एंड लाइक जो हमारा P2 को CPU का एक्सेस मिलने से पहले अगर हमारी कोई और अगर प्रोसेस आती है जिसका बर्स्ट टाइम हमारा P3 से कम है, लाइक अगर हमारी P4 आती है एंड P4 का जो हमारा बर्स्ट टाइम है वो हमारा 3 है। सो हम जो अपने CPU का एक्सेस है वो हम P4 को देंगे जबकि हमारा P3 वेटिंग में है। एंड ऐसे ही अगर हमारी प्रोसेस आती रही जिनका बर्स्ट टाइम P3 से कम है सो हमारा P3 हमारा वेटिंग में ही रहेगा। सो मीन्स जो हमारी लॉन्गर प्रोसेस है या फिर वे प्रोसेस जिनका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है दे कैन सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। ओके, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।